हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एसएससी सीजीएल का जो 18 अप्रैल का जो सेकंड शिफ्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले की जो शिफ्ट है उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखो, पिछले एक वीक से लगभग कोई वीडियो नहीं आया है इस चैनल पर। उसका रीज़न है कि मैं एक वीक के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी गया था, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं 1 से 2 दिन में सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी देखो, अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, उसके जो तीनों शिफ्ट के पेपर मैथ सेक्शन का मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बोल रहे हैं कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज 28 दे रहा है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो देखो, आपको पता है कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो जो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वही हमारा क्या होता है, इसका एवरेज होता है। तो 28 है ये। तो यहाँ से पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 56 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो देखो कुछ था ही नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है, 8 नंबर है, तो एवरेज क्या होगा, चौथा और पांचवा नंबर होगा। 4 5 6 7 और 8 हुआ। देखो, एवरेज क्या होगा, चौथे और पांचवे के बीच में होगा। तो मान लो एवरेज कहीं यहाँ पे होगा, ये कितना है, 28 है। अब चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो मैं पेन का थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। देखो, ये 28 है, तो ये कितना रहा होगा, ये हमारा 27 रहा होगा। और फिर दो दो कम है, ये 25 होगा, ये 23 होगा, ये कितना रहा होगा, 21 रहा होगा। तो देखो, ये 28 है तो ये 29 रहा होगा, क्योंकि एवरेज इन दोनों के बीच में था ना। और फिर दो दो ज्यादा है, ये 31, ये 33 और ये 35। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 35 21 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है। बाकी देखो, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर होते हैं, तो जो एवरेज होता है वो हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर का ही एवरेज होता है, ठीक है। तो वैसे हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। देखो, ये पैटर्न आपको पता ही है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे बी का कोफिशिएंट भी 1 ही है, तो बी की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। और सी की बात करते हैं हम, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो, सी का यहाँ पे कोफिशिएंट -28 है और यहाँ पे सी का कोफिशिएंट क्या है, 49। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 चौके 28 और 7 7 49, ये सी की वैल्यू हो गई। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है -1 और देखो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है 1, तो ये -1 है। देखो, आपको पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न है, यहाँ पे 2 रखना होता है हमें, और अंदर जो भी है उसके जो भी हमारे जो उसके मल्टीपल में जो भी होगा या जो भी कॉफिशिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे इनके कॉफिशिएंट को हमें यूनिट मतलब एक बनाना होता है, तो अगर कुछ यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में तो उसका हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। ये पूछ रहा है ए, तो -1, माइनस बी तो -1 और माइनस सी। तो देखो, सी ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4। देखो, ये है 4/7 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो, ये एक्सप्रेशन दिया गया और हमसे वैल्यू इसकी पूछी है। देखो, अब देखो ये एक्सप्रेशन है, तो हम इसमें ये थीटा की हर एक वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, तो आप अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। देखो, 45 रख लेते हैं हम, क्योंकि 45 से सब आसान बन जाएगा। तो देखो, कॉस 45 पे कॉस और साइन दोनों तो सेम ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 45। साइन 45 या कॉस 45 दोनों एक ही होते हैं, कितना होता है, 1/√2 होता है। और उसकी पावर ये कितनी है, 6 -1। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया हमारा। दूसरे में देखो 45 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 2 है। और यहाँ पे +1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 1/√2 है, तो देखो यहाँ पे √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 है, और उसकी पावर 6 ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा ये। तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा, 1/8। और यहाँ पे -1 है। ये तो हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। और यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पे +1 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये 4 टाइम चले जाएगा, तो 1/4 - 1 कितना आ गया, यहाँ पे 1/4 - 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3/4 लिख देते हैं इसको डायरेक्टली हम। ये है -3/4 और मल्टीप्लाई में इसके 4 है और प्लस का 1 है। देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -3 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या है 4 6 8 x 5 1 3 8 y। ये संख्या है, ये 72 से डिविजिबल है, यानी 8 और 9 से डिविजिबल है। तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो 4x + 3y की। देखो, यहाँ पे कोई कंडीशन हमें दी नहीं है, तो हम सबसे पहले जो 38y है इसको हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो, ये हो जाएगा 8 चौके 32 बचे 6। अब 8 से डिविजिबल होने के लिए y को कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिया गया कि वैल्यू जो एक्स वाई की मिनिमम मैक्सिमम लेनी है, तो सबसे जो पहली वैल्यू आएगी उसी पर हम निकाल लेंगे। तो y कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, तो मैं यहाँ y की जगह क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ।
ये 4 आ गया। अब देखो 9 से चेक करना है, तो 9 से तो सम ऑफ डिजिट 9 से हो जाएगा, तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये है 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, तो ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको तो हटा देते हैं हम। और 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और देखो ये 8 और 4 12 है, और 12 प्लस एक्स है। 12 से भी अगर मैं 9 को हटा दूँ तो 3 प्लस एक्स है, इसको डिविजिबल होना पड़ेगा 9 से। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से, कब होगा, जब एक्स 6 हो सकता है, या फिर देखो 9 का मल्टीपल या फिर 18 हो सकता है, लेकिन 18 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स एक यूनिट डिजिट नंबर है। तो एक्स यहाँ से हमारा 6 निकल के आ गया, और वाई कितना आया था हमारा, 4 आया था। अब जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है 4 इंटू एक्स, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू एक्स यानी 24, प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है हमारा 3, तो 3 चौके 12, तो 24 12 36, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोला कि कोई दुकानदार 48% और 15% की एक और छूट की घोषणा करता है, इन दो डिस्काउंट दे रहा है 48% और 15% के। तो 29,600 रुपये मूल्य वाले एक सोफे का जो अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में निकालना है और छूट भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए एक तो एस पे निकालना है, हमारा एम पी दिया है हमें 29,600, इस पे ये डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट दे रहा है 48%, तो ये कितना आ जाएगा 52% आ जाएगा इसका। 48% डिस्काउंट देगा तो इसका एस पी कितना आ जाएगा 52, तो 52/100 यहाँ पे लिखे देता हूँ मैं, 52/100 है ये, इन टू। देन उसके बाद ये 15% का डिस्काउंट दे रहा है। देखो 15% होता है 3/20, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट, यानी ये हो जाएगा 17/20। देखो जो ये सेकंड वाले टर्म, इसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। 4 से भाग देंगे तो ये 13 और ये 25, तो मैं इसको 13/25 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 13/25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक जीरो से तो ये जीरो चली जाएगी, ठीक है, और ये 2 से चले जाएगा कितने टाइम, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 इंटू 16 1480। और देखो इसको डिवाइड करना है 25 से, तो 25 से तो ये हो नहीं पाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 5 25, और 5 दूनी 10, 4 48, 5 9 45, 3 5 6 30, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 13 6 के 78, 7 आएगा, 13 नंबर 117, 117 और 7 124, 12 से लाएगी, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 और 10 38, इंटू 17, 17 से और करना है इसको, और 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 17 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 संत 119, और 17 इंटू कितना हो जाएगा, हाँ 17 इंटू 136 हो जाएगा। यहाँ पे 13 अस्सी लाएंगे, 17 चौके 68, 68 और 13 कितने हो जाएंगे, कितना 10 81 का 1, 8 कैरी आएगी, और 13 17 इंटू 136, और 136 और 8 कितने हो जाएंगे 144, यहाँ पे 14 अस्सी लाएंगे, और 17 थे 51, 51 और 14 कितना हो जाएगा 51 और 4 55 और 10 65, कितना हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड और करना है, ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 5 एकम 5 बचे 1 15, 5 दिए 15, फिर जीरो हो जाएगा, 5 8 40, 1 16, 5 दिए 15, 13,083 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसने एक तो पूछा है हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, और दूसरा छूट पूछा है। तो देखो विक्रय मूल्य 13,083 एक ही ऑप्शन में है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये भी डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने पहले क्या दिया था हमारा, पहले विक्रय मूल्य दिया है, यानी पहले 13,083 आएगा, उसके बाद हमारा डिस्काउंट आएगा। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ऑप्शन सेम है, बस आगे पीछे वैल्यू दी है, तो जो पहले दिया है वो पहले आ जाएगा, तो आपको ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर पर आवर की दर से बह रही है, समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। देखो ये ऐसे आप इसको एक क्यूबॉइड शेप में मान सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मीटर गहरी है, यानी ब्रेथ मान लो यहाँ पे 6 हो जाएगी, और 35 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो 35 मीटर चौड़ी हो जाएगी, उसको हाइट मान लो यहाँ। ठीक है, इन दोनों में से इसको कुछ भी मान सकते हो, ये 6 और 35 हो जाएंगे। अब हमारा मेन चीज़ है एल निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है समुद्र में गिरने वाले पर मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा बतानी है। ठीक है, यानी वॉल्यूम बताना है। तो देखो ये 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गिर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना गिर रहा है 2.5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, 2500 मीटर गिर रहा है। ठीक है, तो पर मिनट में निकालना है, यानी 1 मिनट में निकाल देते हैं हम, वही हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2500/60, तो जीरो, तो ये आ गया हमारा एल, आ गया हमारा कितना 250/6। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल बी एच हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, यानी ये आ जाएगा 250/6 इंटू, इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 35 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से तो 6 चले जाएगा,
और देखो ये 0 तो यहाँ पे ऐसे आ ही जाएगा, और 25 पंजे 125, 80 लाई 12, 25 दिया 75, 75 और 12 कितना हो जाएंगे, 75 12 हो जाएंगे 87, तो 8750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। ये मीटर क्यूब में आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमने किस में निकाली है, मीटर में निकाली है, और ये जो सारी वैल्यू है मीटर में दी हुई है, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मीटर गहरी है और 35 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ से लेंथ निकालनी हमने, जो ये स्पीड दी हुई थी यहाँ से हमने लेंथ निकाल ली, क्योंकि हमसे पूछ रहा है पर मिनट गिरने वाले पानी की क्वांटिटी बतानी है, तो पर मिनट के हिसाब से निकाली, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि इमारत है, उसके टॉप पे एक पोस्टर लगाया है और एक व्यक्ति से 50 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। पोस्टर के टॉप और बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 और 30 डिग्री है, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% हमें पूछ रहा है, पोस्टर की ऊंचाई का 200% पूछ रहा है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसे बनाते हैं, देखो ऐसे मान लेते हैं, एक सेकेंड इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, पोस्टर है, और इसके ऊपर क्या है, सॉरी ये हमारी इमारत हो गई, इसके ऊपर एक पोस्टर लगा है। लेट्स से कि मैंने मान लिया यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर एक पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर पोस्टर लगा है, और देखो यहाँ से 50, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इस पॉइंट पर, तो ये इससे 50 मीटर की दूरी पर है, और बोल रहा है कि टॉप और बॉटम से, जो पोस्टर का टॉप है और पोस्टर का बॉटम है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 और 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ से, देखो ये एक एंगल दिया है हमें यहाँ से ये वाला, और दूसरा एंगल दिया है हमें कौन सा, ये वाला जो हमने बना ही रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो पहला वाला एंगल है ये हमें दिया है 45 डिग्री, ये कंप्लीट, ये है 45 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल है ये वाला दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, देखो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो अलग कलर से मैंने बनाया, 30 के केस में क्या होगा, ये 1 होगा, और ये कितना होगा, पूरा √3 होगा। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो, ये √3 होगा, और 45 के केस में क्या होता है, ये पूरा 1 होता है। ठीक है, और ये 1 ही है, और ये भी पूरा 1 होता है। ठीक है, तो एक बार तो कह रहे हैं कि हम ये 1 है, और एक बार कह रहे हैं कि √3, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी कितनी आ जाएगी, देखो ये तो हमारी 30 के केस में 1 ही थी, और ये पूरी √3 हो जाएगी, क्योंकि 45 बड़े वाले ट्राइंगल में है ना, तो 1, तो ये पूरी √3 हो जाएगी, तो इतनी वाली लेंथ कितनी बची है, √3 - 1 बची है, क्योंकि ये पूरी लेंथ हमारी √3 थी। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, √3 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 50, एक यूनिट की वैल्यू 50 बटे √3 निकल के आ गई। हमसे इसने पूछा गया पोस्टर की ऊंचाई, यानी √3 - 1, और इसका भी 200% पूछा है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 से, और इसका 200% का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हमें फिर सॉल्व करना है, तो देखो ये हमारा कुछ ऐसे निकल के आएगा, 50 दूनी ये हो जाएगा 100, और √3 से भाग दे देते हैं इसमें, तो देखो √3 से अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक काम कर सकते हैं कि जो ऑप्शन में अगर 3 दिए हुए हैं सब में, तो क्या करते हैं हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से भाग कर देते हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो √3 और √3 3 बन जाएगी, और ये अंदर √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 × 3, √3 3 हो जाएगा, तो ये 3 - √3, तो ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, 100/3 3 - √3 ऑप्शन 1 है। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो आपको देखने को जरूर मिलता ही है, ये कंपेरिजन बेस्ड। देखो ये a³ - b³ पे है, तो a - b × a² + ab + b², वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a², बेसिकली ये क्या है, देखो ये √2x है, उसका क्यूब है ये, और ये क्या है, √3y है, उसका होल क्यूब है, तो a³ - b³ लगा देंगे। अब a - b तो हमें दिया है, यानी a², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस क्या होता है b², 3y², और जो a³ - b³ में प्लस ab आता है, तो ये √2 × √3 √6xy आ जाएगा। इसकी कंपैरिजन करनी है इस वाले से, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी, और एक्स वाई की वाले टर्म ये है, तो यहाँ से b कितना आएगा, -√6 आ रहा है, और अगर c की बात करूँ तो मैं y² के साथ है, यानी c3 आ गया। ठीक है, तो अब जो पूछा है वो आसानी से निकाल लेंगे हम, हमसे पूछ रहा है √a², यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b², -√6 का स्क्वायर 6, और c² है 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 9 और 6 15, और 15 और 4 √19 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। देखो ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं ए और बी का जो सीपी का रेशियो है वो 4:5 है। दो वस्तु हैं ए और बी, इनके जो क्रय मूल्य का रेशियो है, सीपीज का जो रेशियो है वो है 4:5। ठीक है, आगे बोल रहा है इन वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को
वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है तो उनके विक्रय मूल्यों का अंतर ये है। देखो ये 4:5 है, इसको मैं क्या करता हूँ 40 और 50 मान लेता हूँ, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी ए का एसपी कितना आएगा 10%, इसका 4 हो जाएगा यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, और बी को बेचने पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, इसका 10% तो ये हमने निकाल लिया, इसका 20% का लाभ हो रहा है, 20% कितना हो जाएगा 10, तो इसका एसपी हो जाएगा 60। ये बोला है दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर, यानी ये अंतर दे रहा है, ये अंतर कितना है देखो ये हो जाएगा 16 यूनिट, इस 16 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 16 3 48 30 आ जाएगी। पूछा गया है दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% बताना है। देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 90 यूनिट, और इसका भी हमें 30% बताना है, यानी 3/10 हो जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 9 81 810 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रम से इतना 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 शेषफल बचता है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ ये 6 7 8 टाइप का होगा, और इससे भी k मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है 4 डिजिट का नंबर। और देखो यहाँ पे ये अगर हम बात करें तो 6 - 4 2 है, 7 - 5 भी 2 है, और 8 - 6 भी 2 है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ये जो 2 है इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि देखो आपको पता है ये जब हम माइनस कर रहे हैं तो एक सेम नंबर के आ रहा है तो के को माइनस कर देते हैं। अब इनका एलसीएम लिया तो देखो 6 और 7 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 8 और 6 इनका तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो 24 और 7 का 24 गुणा 7 आ जाएगा इसका एलसीएम। 24 गुणा 7 कितना होता है 7 चौके 28 बचे 2, और 7 दूनी 14 2 16 168 के -2 टाइप का एक नंबर होगा। और देखो हमें जो नंबर लेना है वो क्या लेना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 टाइम 9, यानी इसके आसपास जाना है। ठीक है, तो देखो अब मैं जैसे आपको बताता हूँ मैं वैसे ही आपको बताऊंगा इस सवाल को। हमें 168 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो इसके आसपास चले जाए, तो देखो 1680 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका कितना टाइम लें, देखो अगर मैं इसका 6 टाइम लेता हूँ तो 9600 आ जाएगा और 4801, देखो थोड़ा सा ज़्यादा चले जाएगा बट कोई नहीं, हम 6 टाइम ले लेते हैं। 0 6 8 48 और बचे 4 6 6 36 और 4 40, इसलिए 4 6 कम 6 और 4 10, देखो 10,080 आ गया। जबकि मैक्सिमम नंबर ही कितना होता है 9180 होता है, यानी इसमें से माइनस कर देंगे कितना 168 माइनस कर देंगे ना। देखो 10,080 है हमारा ये, इसमें से अगर हम 168 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 10 में से 8 गया तो 2, यहीं का सिला गया 8 में 7 गया तो 1, और 10 में से 1 गया तो 9, और 10 में से 1 गया तो 9, तो 9912 ऐसा नंबर होगा जो इससे क्या होगा डिविजिबल होगा। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब इसमें से 2 और घटाना है तो इसमें से 2 और माइनस कर देंगे हम, तो 2 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9910 आएगा, 9910 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, देखो ऐसे ही करना होता है आपको, बाकी आप एक तरीका है कि इसमें आप डिवाइड कर दो फिर रिमाइंडर के हिसाब से मैनेज कर लो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक लंबवृत्त बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर। देखो बेलन का जो आधार सर्कल होता है तो सर्कल की परिधि दे रखा है, यानी 2πr दे रखा है, और बोल रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो 2πr, ये r हो गया, ये दे रखा है 62.8। देखो 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, देखो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, बोल रहा है कि उसका आयतन है वो इतना है। देखो आयतन है बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है πr² यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, ये है 8792। देखो ये जो 100 है ये यहाँ काम आ जाएगा इन दोनों के पॉइंट हटाने में, तो ये हो जाएगा 314, तो यहाँ से h निकल जाएगा। 8792 को डिवाइड करना है किससे 314 से। तो हमसे पूछ रहे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, पाई 3.14, r चाहिए हमें, r क्या है हमारा 10 है, और h हमने अभी निकाला नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो h क्या आ जाएगा हमारा 4 और 1 5 और 3 8। देखो डायरेक्ट अगर मैं 314 से ही काट देता हूँ तो ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम ही जा पाएगा, क्योंकि 3 टाइम तो जा नहीं पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा 628। ठीक है, तो 879 में से 628 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से 6 गया तो 2, 251 आ गया, और अब 2 हो गया। ठीक है, तो देखो इसका कितना टाइम होगा, ये लगभग 8 टाइम होगा। एक वेरीफाई कर लेते हैं, इसका 8 टाइम करते हैं हम 314 का, तो आता है 8 चौके 32, सिलाई 3, 8 एकम 8 और 3 11, सिलाई 1, और 8 से 24 और 25, बिल्कुल ये 8 टाइम होगा, तो यह आ जाएगा 28, यानी हाइट आ गई हमारी 28। यही वैल्यू हमें निकालनी है तो निकाल देते हैं।
देखो ये जो 10 है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 हो जाएगा, और इसका डबल भी करना है तो 31 का डबल 62 और 0.4 का डबल 8, तो ये हो जाएगा 62.8। इसको मल्टीप्लाई करना है 28 से। देखो अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 884 आएगा, और 4 एक ही ऑप्शन में है, और यहाँ पे क्लियरली बोला था कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट यही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये अप्रोक्स आंसर आ रहा है हमारा, क्योंकि सारा डेटा अप्रोक्स पूरा पूरा कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। तो चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, यही आंसर आएगा, कंफर्म चेक कर लेना आप, अगर आपको कोई 1% भी डाउट है तो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रेलवे इंजन है 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को इतने और इतने सेकंड में पार करता है। ठीक है, देखो मान ले रेलवे के इंजन की लंबाई हम मान लेते हैं एल है, तो पहले केस में तो ये क्या है 400 प्लस एल यूनिट चल रहा है कितने टाइम में, 100 सेकंड में, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये चल रहा है 235 प्लस एल, ये दूरी चल रहा है 60 सेकंड में। तो अगर इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा जो 40 सेकंड में ये कितनी दूरी चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। देखो एल से तो एल कट जाएगा, 35 है ये, तो 65, यहाँ से 165 आ जाएगा, यानी 40 सेकंड में 165 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हमको पूछा गया है, बोले रेल इंजन की लंबाई का दोगुना, यानी एल निकालना है बेसिकली। तो देखो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 100 सेकंड में इसने कितनी दूरी चली, 40 में इतनी चली है, तो 100 सेकंड में कितनी चली होगी, इसका 5/2 कर देते हैं, तो इसका भी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं कि 165 गुणा 5/2 दूरी इसने चली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 100 सेकंड में हमारी जो डिस्टेंस कितनी आ गई, वो इसने इतनी चली है, ये कितना हो जाएगा 5 5 25। देखो ये दूरी टोटल इतनी हो गई 100 सेकंड में, यानी 400 प्लस एल की वैल्यू आ गई इतनी। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है रेल की जो इंजन का डबल निकालना है, जो लेंथ का डबल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी टोटल आ गई है 165 गुणा 5/2, इसमें से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, माइनस कर देंगे क्या 400, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी ट्रेन की जो लेंथ है उसकी वैल्यू आ गई, लेकिन इसका भी हमसे डबल पूछा है, तो इसका डबल कर देंगे तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 165 गुणा 5, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 80 2, 5 6 30 और 2 32, 80 3, 5 1 5, और 5 और 3 8, माइनस, और 400 का डबल 800, तो देखो 825 माइनस 800 कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप निकालो, ये जो भी दूरी आ गई है, अब ये दूरी क्या है 100 सेकंड में चल रहा है, 100 सेकंड में चल रहा है, यानी 400 प्लस एल की वैल्यू है, इसको यहाँ से 400 माइनस करोगे तो एल निकल जाएगा 12.5, फिर उसका डबल कर लेना, वही मैंने यहाँ पे किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक ट्राइंगल है एबीसी, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है एबीसी हमारा, और ओके, ये एक ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। बोल रहा है कि ए बी 7 है और बी सी हमारा 10 है और ए सी की वैल्यू 8 है। ए डी है वो एंगल बी ए सी का एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बी सी यानी इसका एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ पे ये पॉइंट डी पे इसको काट रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि डी सी बाई 4 बता दो। आपको पता ही है कि जो एंगल बाई सेक्टर है वो सामने वाली साइड्स को इसी रेशियो में बांटता है, ए बी और इसी के रेशियो में, 7:8 में। देखो ये 7:8 है, तो यहाँ से हमारी जो डी सी की लेंथ क्या आ जाएगी, 8/15 इंटू टोटल कितनी है 10 है ओरिजिनल लेंथ, लेकिन हमें निकालना क्या था, डीसी बाई 4 निकालना था, यानी 4 से और डिवाइड कर देते हैं तो जो पूछिए वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4/3 हमारा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा, ये भी डीआई का क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी स्किप करके चल रहे हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 15 प्लस, ये देखो 6.3 में 7 का भाग लग रहा है, तो 7 नाम 63 हो जाएगा, माइनस 13 3 39, 3.9 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 15 माइनस 2 13, और 13 में से 13.9 है ये, और इसमें से 3.9 और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, 0.9 से 0.9 चले जाएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए के बारे में बोल रहा है कि ये 25 दिनों में किसी काम को निपटा देता है, और बी है वो हमारा 20 दिनों में खत्म कर देता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। आगे बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ए और बी दोनों ने काम मिलकर शुरू किया, 4 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 5 9, तो 9 के हिसाब से 4 दिन में 36 काम तो इन्होंने कर लिया है।
अब क्या हुआ है कि बी है वो हमारा काम छोड़कर चला गया है, यानी अब सिर्फ ए ही करेगा, तो बोल रहा है ए ने काम जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो देखो 4 डेज तो हमें यहाँ पे लगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे काम बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है 64 काम, जिसको कौन करेगा ए, और ए की इफिशियंसी है 4, तो 16 डेज और लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने लग गए 16 और 4 20 दिन लग गए टोटल काम को करने में, वही हमसे पूछा है। ओके, देखो इसको सॉल्व करना है हमें। और बोला है थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। देखो हम इसको बेसिक से ही बना लेते हैं, ये है 2 माइनस, इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा कॉट, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और प्लस आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और देखो नीचे भी यहाँ पे हमने साइन थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, तो यहाँ से भी मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा 2 माइनस, देखो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये जो कॉस, एक सेकेंड, ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन अपन 1 माइनस साइन। अब क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 प्लस साइन से गुणा कर देते हैं और 1 माइनस साइन का ही भाग दे देते हैं। तो देखो ये सारा रूट के अंदर चल रहा है, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये प्लस बी, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला ये प्लस था, यहाँ पे ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का हमें लेना है रूट, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से भाग भी दे देते हैं हम, तो आ जाएगा 1 बाई कॉस आ जाएगा सेक थीटा, और बाहर माइनस लग रहा है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा साइन बटे कॉस टेन थीटा। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। ठीक है, बाकी आप वैल्यू पुटिंग से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी बेसिक अगर आपको आता है तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बेसिक से ज़्यादा सही रह रहे हैं बनाने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जो वैल्यू पुटिंग से नहीं बन पाते हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमारा एक रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके साथ एक और क्वेश्चन रॉन्ग है, डीए का क्वेश्चन है, शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन गलत है। बोल रहा है एक धनात्मक संख्या के है, जब इसके 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी के को मल्टीप्लाई किया जाता है के 30% से, यानी 30/10 से, तो क्या हो रहा है कि जो प्राप्त संख्या है के से 170% अधिक आती है। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 170% और अधिक, यानी 270% अधिक आती है, तो 270% मतलब कितना हो जाएगा 27/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो एक के से एक के को हम काट देते हैं, तो हमारा बचेगा कितना, 3 से ये 9 टाइम चले जाएगा, और 0 से 0, तो यहाँ से के कितना निकल के आएगा 9 निकल के आ गया। देखो यहाँ पे इन्होंने 6 ऑप्शन दिया है, जबकि 6 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 9। ठीक है, तो उन्होंने एसएससी ने गलती से ऑप्शन तो सही दिया है, बट जो आंसर की में जो ऑप्शन दिया है वो गलत दे दिया है। ठीक है, जब अपडेट की आएगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। बोल रहा है कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है, तथा उनके निवेश के समय अवधि का अनुपात 3:5 है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। देखो कोई भी जो प्रॉफिट का रेशियो होता है हमारा पार्टनरशिप में, वो क्या होता है, टाइम इंटू जो इन्वेस्टमेंट है, उससे क्या आता है हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है, यानी लाभ आता है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर हम प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा क्या है 5:8 में है, पहले वाले का 5 है और दूसरे वाले का क्या है 8 है। इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम कितना है, इसका 3 है और इसका कितना है 5 है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 25 और 3 8 24, तो 25:24 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक ट्राइंगल एबीसी की भुजा ए बी और ए सी है, देखो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको मैं ए पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। आगे हमसे कहा गया है कि ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। देखो ए बी को बढ़ाया मान लो मैंने, देखो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ स्क्रॉल, ए बी को बढ़ाया मान लो मैंने इस पॉइंट पे बढ़ाया पॉइंट डी तक, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ ए सी को बढ़ा रहा हूँ, ए सी को बढ़ा रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट ई पे जाके मिल रही है। आगे बोल रहा है एंगल सी बी डी और बी सी ई, सी बी डी यानी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के जो बाइसेक्टर है, ये हमें दे रहे हैं, ये दोनों मिलते हैं पॉइंट पी पर। तो आपको पता ही है, आगे पूछ रहा है ए 88 दे रखा है, तो हमसे पूछा है एंगल पी कितना होगा, तो आपको पता है ये क्या होता है 90 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये,
तो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी 44 आ जाएगा इसका। 88 का आधा 44 से कितना हो जाएगा, देखो 6 तो यहाँ से आ गया 50 होने के लिए और 40 ही आ जाएगा, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले जोसेफ की 2 बेटी हैं 15 और 16 साल की, इसने बैंक में इनके लिए टोटल 52,500 रुपये जमा किए हैं। इस प्रकार किए हैं कि जब ये 18 साल के हो जाए तो दोनों को क्या है बराबर अमाउंट मिल जाए, ठीक है। और बैंक है वो 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो पूछ रहा है कि इसने छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की। देखो इसकी 2 बेटी हैं, एक तो छोटी बेटी हो गई, एक जो 15 साल की है और दूसरी कितनी है 16 साल की है। तो ये 18 साल की कब हो जाएगी, 3 ईयर बाद हो जाएगी, और ये 16 साल की है तो 18 साल की इतनी हो जाएगी 2 ईयर बाद हो जाएगी। तो देखो दोनों ही केस में क्या है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो देखो 10% के हिसाब से 3 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 33.1%, ठीक है। और 2 ईयर में कितना हो जाएगा हमारा 21%। अब आगे बोल रहा है जो बाद में है, जो 18 साल के होने पर दोनों को अमाउंट इक्वल मिलता है। यानी मान लो इसको जो पहली वाली है छोटी, इसको मिलता है P1 प्रिंसिपल, इसको मिलता है P2 प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अमाउंट इक्वल है, यानी P1 का कितना परसेंट हो जाएगा 100%, तो यही है, और ब्याज और हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 133.1%। ये बराबर है, परसेंटेज मैंने लिखा नहीं क्योंकि कट जाएगा आपस में, ये बराबर है P2 के कितने परसेंट के बराबर 121% के बराबर, ठीक है। यहाँ से P1 P2 का रेशियो आ जाएगा, वहां से हम टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये है 121/1331 और पॉइंट हटा देता हूँ मैं, इसका 0 यहाँ पे लग जाएगा। इन दोनों का सम ही तो दिया है 52,500, तो इनका सम कर लेते हैं। देखो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 और 1 4 और 3 और 2 5 और 1 और 1 2, 2541। इस 2541 की वैल्यू हमें दी गई है 52,500, 52,500। देखो ये किससे कटेगा, 2 और 5 7 और 5 12 और ये 7 5 12, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, देखो 3 से इसको हम काट लेते हैं तो ये कटेगा 3 8 24, बचे 1 14, 3 चौको 12 और 2 21, 3 7 21। इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 1 3 5 15 0 0, 8 4 12 7 19। देखो अब इसको हमें वैल्यू निकालनी 1210 की, तो और किससे कटेगा, ये कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, बचे 1 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 से कट जाएगा ये 7 दूनी 14, बचे 3 7 5 35, 2500, ठीक है। तो 1 2 देखो यहाँ पे जो एक यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500/121, ठीक है। और जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 1210 की निकालनी है, तो 1210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1210 से। तो ये जो एक 0 है इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, ये इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25,000 आ गया हमारा, क्योंकि हमसे पूछा था कि जो छोटी बेटी के नाम पर उसने कितनी धनराशि निवेश की है। तो छोटी बेटी के नाम पर हमने P1 राशि इन्वेस्ट की थी जो कि क्या है 1210, तो ये आ जाएगा 25,000 हमारा जो ये आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखो ये हमारा एक सर्कल है, बोल रहा है केंद्र O वाले वृत्त की, ए भी है केंद्र O वाले वृत्त की क्या है कॉर्ड है, एक सेकंड क्या हो गया ये, ठीक है। बोला है ए बी केंद्र O वाले वृत्त के कॉर्ड है, जबकि पी ए क्यू ए पर क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखो ए बी एक कॉर्ड है, यहाँ पे हम एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे क्या है एक टेंजेंट दे रखी है हमें कुछ ऐसे है, यहाँ से एक हम टेंजेंट खींच लेते हैं, ऐसे है, ठीक है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है पी ए, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्यू है हमारा। आगे बोला लघुचाप ए बी पर एक पॉइंट आर है, यानी इस पर एक पॉइंट आर है कहीं पे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं आर। और आगे कहा है कि जो एंगल बी ए क्यू है वो 70 है, बी ए क्यू, ठीक है। देखो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, एक सेकेंड। ये वाला जो एंगल है इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये वाला जो एंगल हमारा है ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमसे आगे पूछ रहा है एंगल ए आर बी बता दो, ए आर आर हो जाएगा हमारा, ये वाले पॉइंट से हम मिला देते हैं इसको, ए आर बी ये वाला निकालना है। देखो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका। देखो आप एक चीज़ बताओ, देखो मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस वाली को यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया सपोज, और इस वाली को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये दोनों का यहाँ पे मिल गई, इस पॉइंट को मैं नया मान लेता हूँ कि ये पॉइंट एस है। देखो अब ये जो 70 डिग्री है ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये है क्या है हमारी कॉर्ड है, और ये क्या है ये हमारी टेंजेंट है। देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। मान लो ये एक टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपोजिट सेगमेंट के बराबर, जो अपोजिट सेगमेंट में इंटीरियर एंगल बनता है उसके बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल 70 है। तो कौन सा वाला 70 हो जाएगा हमारा, ये वाला जो एंगल है ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है एंगल ए आर बी, और देखो
यहाँ से हमारा जो एस है, ए है, आर और बी, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्या है, इसके जो आमने सामने का जो एंगल है वो उनका सम 180 हो जाएगा। जब ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा हमारा 110, यही पूछा था हमसे। ठीक है, तो देखो इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे। एक तो आपको पता ही है कि जो के वाला क्वेश्चन आया था अभी हमारा, वो क्या था, गलत था। जो के वाला आया था ना, उसका आंसर 9 आ रहा था, एक तो वो गलत था। दूसरा, मैंने डीआई आपको करवाई नहीं है, तो जो डीआई में भी एक क्वेश्चन आपको गलत था। हालांकि आपको मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपको आइडिया लग ही जाएगा। और बाकी बहुत सारे लोग इसके लिए जब ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो सबको बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अब पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर बहुत सारे कंटेंट डालता रहता हूँ। क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ बहुत सारे डालता रहता हूँ रेगुलर, सारे सब्जेक्ट्स की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपको सिर्फ मैथ्स के ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।